मेरा नाम महिमा है। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी क्योंकि मेरी शादी अभी अभी हुई थी। मेरी ससुराल बहुत अच्छी थी। घर में ज़्यादा लोग नहीं थे। सास ससुर के अलावा सिर्फ एक जेठानी थी जिनके पति को अभी तक मैंने नहीं देखा था। सुना था कि उनके पति दुबई में नौकरी करते हैं और 5 साल में 1 या 2 बार आते हैं। मेरी जेठानी की शादी को 15 साल हो गए थे, मगर अभी तक उनके पास कोई औलाद नहीं थी। मैं अपनी जेठानी को देखकर बड़ी हैरान होती थी। जिस हिसाब से मुझे पता चला था कि उनकी शादी को 15 साल हो गए हैं, उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि उनकी शादी को 15 साल भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी उम्र मुझे अपनी उम्र से 2 या 3 साल ज़्यादा लगती थी। हालांकि मेरी उम्र 20 साल थी। मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरी जेठानी भी देखने में बहुत खूबसूरत थी। मैं उनसे जब भी बात करती थी, वो मुझसे हमेशा खुश होकर बात करती थी, क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। मुझे लगता था कि मेरी जेठानी की शादी कम उम्र में हो गई होगी, क्योंकि कुछ लोग अपनी बेटियों की शादी जवान होने से पहले ही कर देते हैं। मेरी जेठानी घर के सारे काम किया करती थी। शादी के पूरे 2 महीने तक मेरी जेठानी ने घर का मुझसे कोई भी काम नहीं करवाया था। उनका कहना था कि तुम अभी नई नवेली दुल्हन हो और नई नवेली दुल्हन इतनी जल्दी रसोई के काम करे, ये सब शोभा नहीं देता। मेरी जेठानी बड़ी खामोश खामोश सी रहती थी, लेकिन जब भी मुझसे बात करती थी वो बहुत प्यार से बात करती थी। मैं उनको भाभी कहकर पुकारती थी, जबकि वो मेरा नाम बड़े प्यार से लिया करती थी। हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी अटैच हो गए थे, मगर मुझे इस तरह से खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि मेरा मायका बहुत बड़ा था और मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी। इसलिए घर के सारे काम मैं खुद ही किया करती थी। शादी के बाद मैं इस घर की सबसे छोटी बहू बन गई थी। मेरी सास मुझे आराम करने के लिए कहती थी, जबकि मैं चाहती थी कि मैं कोई ना कोई काम कर लिया करूं। फ्री रहने की मेरी आदत ही नहीं थी। सारा दिन आराम करते करते मैं बोर हो जाती थी, क्योंकि मेरा पति तो सुबह ही जॉब पर चला जाता था। लेकिन जब भी मैं कोई काम करने के लिए किचन में जाती तो मेरी सास मेरी जेठानी को डांट दिया करती थी और कहती थी कि तुमने महिमा से काम क्यों करवाया। मेरी जेठानी कांपते हुए शब्दों में मेरी सास से कहती थी कि मम्मी जी, मैं तो महिमा से मना कर रही थी, ये ज़बरदस्ती काम कर रही है। फिर मैं अपनी सास को यकीन दिलाती थी कि भाभी ठीक कह रही हैं, उन्होंने मुझे काम करने के लिए नहीं कहा, बल्कि मैं खुद अपनी मर्जी से किचन में काम करने के लिए आई हूँ। मेरी सास ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे किचन से निकाल देती थी और कहती कि तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। तुम्हारा पति जब काम से वापस आए तो अच्छे से तैयार होकर उसका स्वागत करना। शादी के नए नए दिन ही होते हैं जब औरत अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर लेती है। उसके बाद तो गृहस्थी में ही पड़ जाती है, फिर उसे मौका नहीं मिलता ये सब कुछ करने का। मेरी सास कहती तो बिल्कुल ठीक थी। इस घर में मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। मेरे ससुर की आदत भी बहुत अच्छी थी, मगर वो ज़्यादातर बीमार रहते थे। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था। शादी की पहली रात ही उसने मुझे सोने की चेन मुंह दिखाई में गिफ्ट की थी। मैं अपने घर जब भी जाती खुश होते थे कि मैं इतनी सुखी रहती हूँ। मुझसे छोटे मेरे भाई की शादी मेरी शादी से पहले हो चुकी थी। उसकी पत्नी को बिल्कुल ये बात हजम नहीं होती थी कि मैं अपनी ससुराल में इतनी खुश क्यों रहती हूँ। उन्हें ऐसा ही लगता था कि मैं उनको जलाने के लिए अपने ससुराल वालों की इतनी तारीफ करती हूँ, लेकिन सच में मेरी ससुराल बहुत अच्छी थी। इस बात में मैं झूठ नहीं बोल सकती थी। मेरा पति हर रात मुझे कभी आइसक्रीम खिलाने ले जाता तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता था, और ऐसा करने के लिए उनसे मेरी सास ही कहा करती थी। जैसे ही मेरा पति काम से वापस आता तो मेरी सास कहती थी कि बेटा, तुमने खाना खा लिया है, अब बहू को कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जाओ। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैं बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लगता था कि ऐसी ससुराल और ऐसा पति हर लड़की को मिलना चाहिए। लेकिन मैं अपनी जेठानी की तरफ से बहुत परेशान थी। वो चुप चुप सी रहती थी। मेरा पति जब भी मुझे कहीं बाहर लेकर जाता था तो वो बहुत तरसती हुई नज़रों से हम दोनों को देखा करती थी। मुझे उनको देखकर ऐसा लगता था कि वो सोचती होंगी कि ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। मेरा पति भी यहाँ होता तो वो भी मुझे बाहर घुमाने फिराने ले जाता। हम भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होते। उनके पति की बात वैसे बड़ी गलत थी कि पैसा कमाने के चक्कर में वो दुबई में बैठे हुए थे और अपनी पत्नी को यहाँ अकेला छोड़ दिया था। आखिर हर औरत शादी के बाद अपने पति के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने के लिए ही तो ससुराल आती है, मगर यहाँ तो मेरी जेठानी बेचारी ससुराल में अकेली रहती थी। उनके पति और उनके बीच काफ़ी दूरी थी, क्योंकि वो 5 साल में 1 या 2 बार ही आता था, और यही वजह थी कि पति पत्नी के बीच इतनी दूरी हो जाने की वजह से अभी तक उनके पास कोई औलाद नहीं हुई थी। मैं अपनी जेठानी से कहती थी
कि आपको भी भैया के साथ दुबई चले जाना चाहिए था। मेरी इस बात पर मेरी जेठानी खामोश हो जाती थी और कहती थी कि हाँ, मैं उनसे कहती हूँ, पर वो मेरी बात मानते नहीं है, मुझे अपने पास बुलाते ही नहीं है। शायद उन्हें मेरा साथ पसंद नहीं है। ये कहकर वो अपनी आंखों में आंसू ले आई थी। मुझे उस बेचारी पर बड़ा तरस आता था। हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। मेरी जेठानी बहुत अच्छी थी। मुझे अपनी सास के बर्ताव से भी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उनका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा था, जबकि मेरी जेठानी के साथ हमेशा बुरा रहता था। वो मेरी जेठानी से हमेशा गुस्से में ही बात किया करती थी, कभी भी उनसे खुश होकर बात नहीं करती थी। हालांकि वो इस घर की बड़ी बहू थी। अगर उनके पति यहाँ पर नहीं थे तो मेरी सास को उनकी इस कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए था। मैं कभी कभी तो अपनी सास से कह भी देती थी कि मम्मी जी, आप भाभी से इस तरह से बात क्यों करती हो। तो मेरी सास कहती थी कि तुम नहीं जानती कि ये बहुत चालाक है, तुम्हें लगता होगा कि बहुत सीधी सादी है, मगर इसने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। और जो लड़की मोहब्बत बाजी के खेल में पड़ जाती है वो कभी भी सीधी नहीं होती है। तुम्हें नहीं पता कि मैं अपने बेटे से मना करती थी कि इससे शादी मत करो, मैं तुम्हारी शादी अच्छी लड़की से करवाऊंगी, लेकिन मेरा बेटा मानता ही नहीं था, जिद पर अड़ गया था। मेरा बेटा तो जैसे इसके प्यार में पागल हो गया था और चाहता था कि बस जल्दी से इस लड़की को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आऊं। फिर मजबूरन मुझे इसको अपने घर की बहू बनाना पड़ गया। देखो इसकी शादी को कितना समय हो गया है, लेकिन आज तक ये मेरे बेटे को एक बच्चा नहीं दे पाई है। मुझे अपनी सास की नाइंसाफ़ी अच्छी नहीं लगी थी कि अगर मेरी जेठानी बच्चा पैदा नहीं कर पाई थी तो इसमें उनकी क्या गलती थी। फिलहाल मैं तो अभी नई नवेली दुल्हन थी, इसीलिए किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। मुझे तो सब लोग ही पसंद थे। अब मेरी शादी को 2-3 महीने गुजर चुके थे। अब मैंने घर का काम करना शुरू कर दिया था। मेरी सास तो ज़्यादातर आराम ही करती थी। मैं और मेरी जेठानी मिलकर घर का सारा काम कर लेते थे। दिन गुजरते गए और मैं बहुत जल्द अपनी ससुराल के माहौल में घुलती चली गई। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। इस बीच जब मैंने घर के माहौल में बदलाव देखे, मेरी जेठानी अब मुझसे कम बात करने लगी थी। न जाने मेरी जेठानी को क्या हो गया था। मुझे लगा शायद उनको इस बात का बुरा लगता होगा। मेरी सास जो मुझे ज़्यादा अहमियत देती हैं, क्योंकि मेरी शादी को 3 महीने होने के बावजूद भी मेरी सास मुझे पलकों पर बिठाकर रखती थी, जबकि मेरी जेठानी को तो अभी तक वो कुछ नहीं समझती थी। कई दिन गुजर गए थे। मेरी जेठानी अभी भी खामोश खामोश सी रहती थी और अब तो उन्होंने मुझसे बातचीत करना भी छोड़ दिया था। पहले वो मेरी किसी बात का जवाब दे भी दिया करती थी और मुझसे हंसकर बातें भी करती थी, लेकिन अब उन्होंने मुझसे पूरी तरह से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। मुझे लगा कि मेरी जेठानी मुझसे किसी बात पर नाराज़ है, तभी तो वो मुझसे बातचीत नहीं करती। लेकिन मैंने नोट किया था कि वो घर में किसी से भी कोई बात नहीं करती थी। बस सारा काम करने के बाद फ़ौरन अपने कमरे में चली जाती थी और फिर जब कोई ज़रूरी काम होता तभी कमरे से बाहर आती थी। मैं अपनी मर्जी से घर के सारे काम किया करती थी, लेकिन मेरी जेठानी पर तो घर के काम करना किसी कर्तव्य की तरह था, जिसका उन्हें पालन करना ही करना है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो मेरी सास जेठानी को बहुत डांटा करती थी। मैं कभी कभी ये बात फ़ोन पर अपनी माँ को बताती थी तो मेरी माँ कहती थी कि ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी सास की फेवरेट बहू हो, जबकि वो अपनी बड़ी बहू को कोई अहमियत नहीं देती। इस तरह तो तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि अगर तुम अपने सास ससुर की खास बनकर रही तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने छोटे बेटे के ही नाम करके जाएंगे। इस तरह तुम तो अपने घर की रानी बनकर रहोगी, जबकि तुम्हारी जेठानी सारी जिंदगी नौकरानियों की जैसे ही जिंदगी गुजारती रहेगी, क्योंकि उस बेचारी का पति भी उसे नहीं समझता और ना ही सास ससुर उसे कोई अहमियत देते हैं। मेरी माँ कह तो ठीक रही थी, इसमें था तो मेरा ही फायदा, लेकिन मेरी जेठानी जिस तरह से खामोश रहती थी और उदास उदास सी लगती थी, इस हिसाब से तो मुझे यही लगता था कि वो बेचारी बहुत परेशान है, दुखों से भरी हुई है। हम दोनों एक ही घर में रहते थे, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे के सामने बार बार सामना होता था। एक दिन मैंने किचन में खाना बनाते समय अपनी जेठानी से पूछ लिया कि भाभी, क्या आप अपने मायके भी नहीं जाती? तो मेरी बात सुनकर मेरी जेठानी खामोश रही थी। मैंने दोबारा से उनसे वही सवाल किया तो वो कहने लगी कि मेरे मायके में कोई नहीं है, सिर्फ मेरी एक छोटी बहन है, उससे मेरी हमेशा फ़ोन पर बात होती रहती है। एक वही तो है जिसे मैं अपने दिल का हाल सुना देती हूँ। मेरी जेठानी के माता पिता मर चुके थे। वो 2 ही बहनें थीं और उनका कोई भाई नहीं था। उनकी छोटी बहन अच्छे घर में शादी करके गई थी, जबकि मेरी जेठानी के तो भाग ही फूट गए थे। मगर हैरानी की बात ये थी कि मैंने कभी अपनी जेठानी को उनके पति से बात करते हुए नहीं देखा था।
मैंने अभी तक अपने जेठ की तस्वीर तक नहीं देखी थी, इसलिए मुझे आइडिया आया था कि क्यों ना मैं अपनी जेठानी से कहूँ कि वो मुझे अपनी शादी की एल्बम दिखाएं। उनकी शादी की एल्बम तो ज़रूर होगी। मैं चाहती थी कि मैं देख सकूं कि आखिर मेरे जेठ दिखने में कैसे हैं। मैं एक दिन अपनी जेठानी के कमरे में चली गई। मुझे देखकर अचानक मेरी जेठानी चौंक गई थी। वो अंधेरा करके अपने कमरे में लेटी हुई थी। जैसे ही मैंने उनके कमरे की लाइट ऑन की तो वो मुझे देखकर घबरा गईं और मैंने उनकी आंखें देखी तो उनकी आंखें मुझे रोई रोई से लग रही थी। उनकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत समय से रो रही थी। मैंने अपनी जेठानी की आंखों में आंसू देखे तो फौरन उनसे सवाल किया कि भाभी क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो मेरी जेठानी कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं नहीं रो रही हूँ। मैंने कहा आपकी आंखें साफ बता रही हैं कि आप रोई हो। तो मेरी जेठानी कहने लगी कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं नहीं रो रही हूँ, वो बस कल रात मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी इसलिए मेरी आंखें सूज रही हैं। मगर मैं समझ गई थी कि मेरी जेठानी मुझसे झूठ बोल रही हैं। मैंने अपनी जेठानी से बातचीत करने की कोशिश की क्योंकि अब वो मुझसे दूर दूर रहती थी और सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखती थी। मैंने कहा भाभी, मैं आपकी शादी की एल्बम देखना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी जेठानी कहने लगी कि मेरी शादी की एल्बम ही नहीं थी। मैंने कहा कि क्या मतलब? तो वो बोली कि मेरी शादी पर फोटोज क्लिक नहीं किए गए थे इसीलिए एल्बम नहीं बनी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपके पास भैया की तो कोई फ़ोटो होगी ना। मैंने अभी तक अपने जेठ को नहीं देखा है, मैं अपने जेठ जी को देखना चाहती हूँ। मेरी जेठानी मेरे इस सवाल पर अचानक घबरा गई और कहने लगी कि मेरे पास उनकी भी कोई फ़ोटो नहीं है। मैं हैरान हुई और कहने लगी कि भाभी, आपके पास अपने पति की कोई फ़ोटो ही नहीं है। तो वो कहने लगी कि हाँ, दरअसल मेरे पति को फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ नहीं है और जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको अपने साथ लेकर गए हैं। मैंने कहा बड़ी ही अजीब बात है कि भैया को फ़ोटो खिंचवाने का कोई शौक़ नहीं है और ना ही उनकी कोई तस्वीर आपके पास है। मेरी जेठानी ने हाँ में सर हिला दिया था और फिर थोड़ी देर के बाद उनके पास बैठकर अपने कमरे में वापस आ गई थी। मैं गहरी सोच में बैठी हुई थी जब मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि बहू क्या हुआ है, किस सोच में बैठी हुई हो। तो मैंने उनसे कहा मम्मी जी, मुझे भैया की फ़ोटो देखनी है। मैं जानती हूँ कि वो दुबई में काम करते हैं और कई सालों में अपने घर का चक्कर लगाते हैं। आपके पास तो ज़रूर आपके बेटे की फ़ोटो होगी। तो मेरी सास का चेहरा अचानक फक पड़ गया था। वो बातों को गोलमोल करती हुई मेरे कमरे से निकल गई। अपनी सास की बात मुझे बड़ी अजीब लगी थी कि उन्होंने मेरी बात को कितनी आसानी से गोलमोल कर दिया था। उसके बाद रात को जब मेरे पति आए तो मैंने उनसे भी अपने जेठ के फ़ोटो के लिए कहा। मैंने कहा कि आपके भैया का फ़ोटो आपके पास तो ज़रूर होगा। मेरा पति कहने लगा कि नहीं, मेरे पास उनका कोई फ़ोटो नहीं है। ये बात कहते हुए उन्होंने भी बात को ख़त्म कर दिया था और फिर मैं भी इस बात को भूल चुकी थी। मगर अगले दिन मैंने देखा था कि मेरी जेठानी अपने कमरे में रो रही थी और उनकी आंखों से साफ लग रहा था कि रोते रोते उनका बुरा हाल हो गया है। मुझे लगा कि शायद वो अपने पति को याद करके रोती होंगी, लेकिन वो मुझे कुछ बताती भी तो नहीं थी। मैं उनके साथ उनके दुख को हल्का कर सकती थी, लेकिन वो तो बिल्कुल सबसे अलग अलग रहती थी। एक रात आधी रात के समय अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि बिस्तर पर मेरा पति मौजूद नहीं था। मुझे लगा कि वो शायद वॉशरूम गए होंगे, लेकिन जब काफ़ी देर हो गई तो मैंने लाइट ऑन करके कमरे में अपने पति को तलाश किया तो मेरे पति कमरे में कहीं पर भी नहीं थे। मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर रात के इस समय वो कहाँ जा सकते हैं। मैं कमरे से बाहर निकलकर देखने लगी, तभी अचानक मैंने गौर किया कि मेरी जेठानी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अपनी जेठानी के कमरे की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई गई जब मुझे अपने पति के बोलने की आवाज़ अपनी जेठानी के कमरे से आ रही थी। वो दोनों आपस में ना जाने क्या बातें कर रहे थे। मुझे कुछ समझ तो नहीं आई थी, मगर इतना ज़रूर जानती थी कि ये जो खुसुर फुसुर की आवाज़ आ रही है ये मेरे पति की ही आवाज़ है। फिर मैं कमरे में आ गई थी और खामोशी से अपने बिस्तर पर आकर लेट गई थी और सोचने लगी थी कि ना जाने मेरे पति मेरी जेठानी के कमरे में आधी रात के समय क्यों गए हैं। फिर जब काफ़ी देर हो गई मुझे अपने पति का इंतज़ार करते हुए तो वो कमरे के अंदर आए। मैं जाग रही थी। मुझे जागता हुआ देखकर कहने लगे कि क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं हो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन आप कहाँ पर गए थे। मेरा पति कहने लगा कि मैं तो कहीं भी नहीं गया था। मैंने कहा तो आप कहाँ से आ रहे हो। वो कहने लगे कि मुझे गर्मी लग रही थी इसीलिए मैं छत पर गया था, लेकिन मैं अपने पति के शब्दों को साफ जान सकती थी कि वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मेरे पति को इतनी सर्दी में गर्मी कैसे लग सकती थी। कभी कभी इंसान जब भावनाओं में बहकर झूठ बोलता है तो वो ये नहीं सोचता
कि उसके मुंह से कैसे शब्द निकल रहे हैं। वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देता कि उसका झूठ मैच भी हो रहा है या नहीं। कुछ इसी तरह का झूठ मेरा पति भी मुझसे बोल रहा था। मैंने अपने पति को नहीं बताया था कि मैं अपनी जेठानी के कमरे में उसे देख चुकी हूँ। मैं खामोश रही थी। अगले दिन मेरे पति का बर्थडे था। मैं जानती थी कि मेरे पति का बर्थडे है, इसलिए मैं अपने पति का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ प्लान बना रही थी। मैंने खामोशी से अपने कमरे में डेकोरेशन भी कर ली थी और सोचा था कि मैं अपने पति के फेवरेट कलर की साड़ी पहनूंगी। शाम को जब वो घर आएंगे तो अच्छी तरह से तैयार होकर उनका वेलकम करूंगी और आज उनकी पसंद का ही खाना बनाऊंगी। मैंने अपनी सास को भी बता दिया था कि आज मेरे पति का बर्थडे है और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उनके लिए ढेर सारी तैयारियां करी हैं। मेरी सास का कहना था कि बहू, आज मैं तुम्हारी इस खुशी में शामिल नहीं हो पाऊंगी। दरअसल मेरे सास ससुर अपने किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि ये तो और भी अच्छी बात है। सास ससुर के सामने अपने पति के साथ रोमांटिक सीन्स क्रिएट करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा था कि मेरे पति जब घर में एंटर करेंगे तो मैं उनको फूलों का गुलदस्ता दूंगी, जिससे उनको अच्छा लगेगा, और फिर मैं उनको विश करूंगी तो उनको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं सारी तैयारियां कर चुकी थी और अच्छे से तैयार हो गई थी और अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मेरी आंखें तो उस समय फटी की फटी रह गई थी जब मेरे पति घर आए और मेरी जेठानी दरवाजे पर खड़ी हुई पहले ही मेरे पति को बर्थडे विश कर चुकी थी। और जब मैंने अपनी जेठानी के कपड़ों पर ध्यान दिया तो ये देखकर मैं दंग रह गई थी कि मेरी जेठानी ने भी मेरे पति के फेवरेट कलर की साड़ी पहनी हुई थी। मेरे पति का फेवरेट कलर ब्लू था, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती थी, और ब्लू कलर की ही साड़ी मैं पहने हुई थी, जबकि ब्लू कलर की ही साड़ी मेरी जेठानी पहनकर दरवाजे पर खड़ी थी और वो मेरे पति को उनके हाथ में फूलों का बुके देकर बर्थडे विश कर रही थी। हालांकि मेरा पति उनके हाथ से बहुत खुशी खुशी बुके ले रहा था और उनको थैंक यू बोल रहा था। मैं सब दूर से खड़ी हुई देख रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि मेरी सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। मैं धीरे धीरे कदमों से अपने पति और जेठानी की तरफ गई तो मेरे पति ने देखते ही मुझसे कहा कि आज मेरा बर्थडे है ना, भाभी मुझे विश कर रही हैं। शायद तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि मेरा बर्थडे है। चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मेरा बर्थडे आज की डेट में होता है। आगे से तुम याद रखना। हंसता और मुस्कुराता हुआ मेरा पति घर के अंदर दाखिल हो गया था, जबकि मैं अपनी आंखों में नमी लिए वहीं पर खड़ी रह गई थी। मेरे पति ने यह भी नोटिस नहीं किया था कि मैंने आज उसके फेवरेट कलर की साड़ी पहनी थी और ये सारी तैयारी भी तो मैंने उसके लिए ही की थी। आज मैंने अपने पति से कोई बात नहीं की थी। हैरानी वाली बात यह थी कि मेरे पति ने मेरी नाराज़गी नोटिस भी नहीं की। बड़ी ही अजीब बात थी। मेरे पति को मेरी की हुई तैयारी दिखाई ही नहीं दी थी, जबकि वो कमरे में आया था तो ये देख चुका था कि मैंने उसके लिए डेकोरेशन की है। तब भी उसने यही कहा कि तुम्हें भाभी ने बताया होगा ये डेकोरेट करने के लिए, वो मेरी बहुत फिक्र करती हैं, वो हैं ही इतनी अच्छी। ये बात कहकर मेरा पति बाथरूम में नहाने के लिए चला गया था, जबकि मैं ये सोच रही थी कि मेरी जेठानी को मेरे पति की अगर इतनी ही फिक्र थी तो वो मुझे सुबह से बता देती कि वो मेरे पति को विश करना चाहती हैं। मैं सुबह से अकेली सारी तैयारियां कर रही थी, वो भी तो मेरे साथ हाथ बटा सकती थी। आज तो वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई थी, मगर मैं खामोश रही। अगली रात फिर से मेरा पति आधी रात के समय कमरे से गायब था और आज भी मेरा पति जेठानी के कमरे में ही था। मैं ये सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। मैं किसी से कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर मेरे पति का मेरी जेठानी के कमरे में जाने का क्या मकसद है। मैं अपने पति पर शक नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा पति मुझे प्यार करने में कोई कमी नहीं छोड़ता था। हालांकि मेरी जेठानी भी बहुत अच्छी औरत थी। अगले दिन मुझे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिली थी जिसने मेरे पूरे घर को खुशियों से महका दिया था। मैं माँ बनने वाली थी। जब ये खबर मेरे सास ससुर और पति को हुई तो उन लोगों की खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी और इतनी खुशी मनाई थी कि मैं भी उन लोगों को देखकर बहुत खुश हो रही थी क्योंकि मेरे जेठानी के पास भी अभी तक कोई औलाद नहीं थी। मेरा बच्चा इस घर में आने वाला पहला बच्चा था। सब लोग खुश थे, मगर मेरी जेठानी तो जैसे ये खबर सुनकर मायूस हो गई थी। मुझे लगा वो कभी माँ नहीं बन पाई, इसीलिए वो बेचारी मायूस हो गई हैं। मेरी सास ने मेरी जेठानी से सख्ती से कह दिया था कि तुम्हें महिमा को घर का कोई भी काम करने नहीं देना है, वो प्रेग्नेंट है। तुम्हें घर के सारे काम खुद करने हैं और उसे अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाने हैं। मेरी सास ने मुझे आशीर्वाद दिया था और कहा था कि तुम्हारी वजह से मेरी सालों की ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब हमारे घर में भी पोता पोती की आवाज़ गूंजेगी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे।
मैं इस घर में किसी रानी से कम महसूस नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा बहुत ख्याल रखा जा रहा था। मेरे ससुर जी ने तो घर की फ्रिज को फ्रूट से भर दिया था। उनका कहना था कि बहू को हर तरह का फल खिलाओ ताकि बच्चा सेहतमंद पैदा हो। मेरी सास फिक्र से मुझे फल काट कर देती थी और जेठानी मुझे बेड पर ही खाना दिया करती थी। इन लोगों का इस तरह से मेरा सेवा करना मुझे बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि जब से मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं उसी दिन से देख रही थी कि मेरी जेठानी पहले से ज़्यादा उदास रहने लगी थी। ऐसा क्यों था, ये मैं समझ नहीं पाई थी। लेकिन एक दिन मुझे अपनी जेठानी के कमरे से उनके रोने की बहुत आवाज़ आ रही थी। जब मैं अपने कमरे से बाहर ही टहल रही थी और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी जेठानी कमरे के अंदर रो रही हैं। मैंने खिड़की से कान लगाकर उनकी आवाज़ सुनने की कोशिश की तो वो किसी से फ़ोन पर बात करते हुए बहुत रो रही थी। कह रही थी कि तुम नहीं जानती कि मैं कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही हूँ। इस घर में रहते हुए मैं अपने आप को बेबस महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। और अब तो जब से महिमा बच्चा पैदा करने वाली है, मेरी तो इस घर में अहमियत बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। मेरा पति मुझे एक नज़र उठाकर नहीं देखता। अब तो वो भी अपनी पत्नी का दीवाना बन चुका है। अपनी जेठानी की बात सुनकर मैं चौंक गई थी। आखिरकार वो अपने पति की बात कर रही थी। उनका पति तो दुबई में काम करता था। हालांकि वो ये बात मुझे बताती थी कि उनका पति उन्हें याद नहीं करता, उन्हें अपने पास नहीं बुलाता। लेकिन उनकी इस बात का क्या मतलब था कि मेरा पति मुझे नज़र उठाकर नहीं देखता? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं थी? मगर इस समय मुझे कुछ भी सोचने के लिए अपने दिमाग पर जोर नहीं डालना था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है ताकि तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की सेहत पर अच्छा असर पड़े। मैं धीमे धीमे कदमों से चलती हुई अपने कमरे में वापस आ गई थी और चाहकर भी अपनी जेठानी की बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। मुझे अपने मायके गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, जब एक दिन मेरा पति मुझसे कहने लगा कि तुम अपने मायके चली जाओ, तुम्हें कुछ दिन के लिए अच्छा महसूस होगा, क्योंकि लड़कियों को प्रेगनेंसी में अपने मायके भी जाना चाहिए। मैंने उनसे कहा था कि अच्छा ठीक है, आप मुझे मेरे घर छोड़ आना। मैं अपने पति के कहने पर 2 दिन के लिए मायके चली गई थी। मायके में मेरा समय बहुत अच्छा गुजरा था। 2 दिन बाद जब मैं घर वापस आई और अपने कमरे में गई तो मैंने देखा कि बिस्तर की चादर बहुत सिकुड़ी हुई थी। इसलिए मैं उसको ठीक से बिछाने लगी, क्योंकि 2 दिन से मैं अपने मायके में थी और बिस्तर की चादर नहीं संभली थी। मैंने चादर का कोना जैसे ही उठाया तो अचानक कोई चीज़ ज़मीन पर गिरी थी। मैंने जैसे ही ज़मीन पर देखा तो वो एक छोटा सा कुंडल था। ये कुंडल तो किसी औरत का था। ये कुंडल किसका हो सकता है और ये यहाँ मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर क्या कर रहा था? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस कुंडल को देख देख कर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि आखिर मेरे पीछे मेरे बिस्तर पर कौन था, क्योंकि ये कुंडल तो मेरे ही कमरे के बिस्तर पर था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं चाह रही थी कि मैं अपने पति पर शक ना करूं, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा था वो मेरे पति पर शक करने पर मुझे मजबूर कर रहा था। मैंने वो कुंडल खामोशी से अपने पास रख लिया था और किसी से कुछ नहीं कहा था। जब अगले दिन मेरी जेठानी आंगन की सफाई कर रही थी और मैं आंगन में थी तो अचानक मेरी नज़र अपनी जेठानी के कान पर गई। उनके कान का एक कुंडल गायब था और दूसरे कान में जो कुंडल उन्होंने पहन रखा था वो इस कुंडल से मैच हो रहा था जो मुझे कमरे में मिला था। मेरे तो होश ही उड़ गए थे कि मेरे पीछे मेरी जेठानी और मेरा पति। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने कमरे में आकर बहुत रोई थी और अब मैंने सोच लिया था कि मुझे अपने पति और अपनी जेठानी पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि अब तक उन दोनों की जितनी हरकतें मैं देख चुकी थी वो मेरे दिल में शक डाल रही थी कि क्या सच में मेरे पति और मेरी जेठानी के बीच कुछ चल रहा है। आज रात फिक्र की वजह से मैं सोई नहीं थी और इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरा पति मेरी जेठानी के कमरे में जाए और मैं देखूं कि आखिर वो दोनों क्या करते हैं। जब रात के 3 बजे तो मेरा पति मेरी तरफ गौर से देखने लगा। शायद वो ये चेक कर रहा था कि मैं सो गई हूँ या नहीं, लेकिन मैं ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे मैं बहुत गहरी नींद में सो रही हूँ। जब मेरे पति को यकीन आ गया कि उसकी पत्नी सो रही है तो वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया और मेरी सोच के मुताबिक वो मेरी जेठानी के कमरे में ही गया था। मैं जैसे ही धीमे धीमे कदमों से अपनी जेठानी के कमरे की तरफ गई तो अचानक मेरा पति कमरे से बाहर निकल आया। मेरा पति कमरे से बाहर क्यों निकला था ये मैं नहीं समझ पाई थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे देख लिया था और वो कहने लगा कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने अपने पति से कहा कि नहीं नहीं, मैं बस यहाँ टहलने के लिए आई थी, लेकिन आप भाभी के कमरे में इस वक्त क्या कर रहे हो?
मेरा पति कहने लगा कि कुछ नहीं, बस भाभी की भैया से फ़ोन पर बात करवाने के लिए आया था। मेरे मोबाइल पर भैया की कॉल आ रही थी। भाभी का मोबाइल शायद साइलेंट था, इसलिए उन्हें भैया की कॉल का पता ही नहीं चला। भैया भाभी के लिए फिक्रमंद हो रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि तुम अपनी भाभी से मेरी बात करवा दो। वैसे भी हमारे यहाँ ही तो आधी रात हो रही है, दुबई में तो इस समय दिन ही होगा। मैंने कहा वो बात ठीक है, लेकिन मैं तो आपको कई बार आधी रात के समय भाभी के कमरे में देख चुकी हूँ। मेरा पति कहने लगा कि तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो। मैंने कहा जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं वही कह रही हूँ। मुझे आपकी धीमी धीमी आवाज़ भाभी के कमरे से आती थी और आप भी आधी रात के समय कमरे से गायब होते थे। आखिर आप दोनों के बीच चल क्या रहा है? हम दोनों की बातों की आवाज़ सुनकर मेरी जेठानी भी कमरे से बाहर निकल आई थी और कहने लगी कि क्या हुआ। मुझे गुस्सा आ रहा था। अपनी जेठानी की बात को मैंने इग्नोर किया और गुस्से से चलती हुई अपने कमरे के अंदर आ गई थी। मेरे ही पीछे पीछे मेरा पति भी आ गया था। मैं अपने कमरे में बैठकर रोने लगी थी जब मेरा पति कहने लगा कि देखो महिमा, तुम्हारे लिए रोना ठीक नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं भाभी को अपना मोबाइल देने के लिए गया था ताकि वो भैया से बात कर सके। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम भाभी से पूछ सकती हो। मैं खड़ी हुई और अलमारी से वो कुंडल निकालकर अपने पति को दिखाने लगी और कहने लगी कि ये कुंडल किसका है। जब मैं अपने मायके गई हुई थी, वहां से आने के बाद मैंने इसको हमारे बिस्तर पर देखा था। मेरा पति कहने लगा, अच्छा तो ये कुंडल तुम्हारे पास है। कुछ दिन पहले भाभी मुझसे कह रही थी कि वो हमारे कमरे की सफाई करने के लिए आई थी और सफाई करते समय उनका कुंडल शायद हमारे कमरे में गिर गया था, इसलिए वो उसे ढूंढ रही थी। मैंने तो कुंडल को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की थी पर मुझे नहीं मिला। चलो तुम्हें मिल गया है तो अच्छी बात है, तुम ये भाभी को दे देना। इससे पहले कि मैं अपने पति से नाराज़ होती कि वो कहने लगा कि आज तुम्हारी वजह से मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। महिमा, तुमने मुझ पर शक किया। मैं अपने पति से माफ़ी मांगने जा रही थी मगर उन्होंने कहा कि बस खामोश हो जाओ। मेरा पति 2 दिन तक मुझसे नाराज़ रहा। मुझे लगा कि शायद मैं गलत फहमी का शिकार हो गई थी, इसलिए मुझे अपने पति और जेठानी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मेरा पति तो काम पर गया हुआ था जबकि मेरी जेठानी कमरे में ही मौजूद थी। मैं उनके कमरे में उनसे बात करने और माफ़ी मांगने के लिए गई तो मेरे कदम उनके दरवाजे पर ही रुक गए थे जब वो अपने कमरे में फिर से किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और फूट फूट कर रोते हुए कह रही थी कि ना जाने मेरी किस्मत मेरे साथ क्या करना चाहती है। जब भगवान महिमा को औलाद दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दी। हालांकि महिमा को अब सच्चाई का पता चलने लगा है। मेरा पति तो कहता है कि बस कुछ दिनों की बात है, एक बार बच्चा पैदा हो जाए तो वो मुझे कहीं दूर लेकर चला जाएगा। लेकिन मुझे सारी जिंदगी भगवान से यही शिकायत रहेगी कि अगर सच में वो बच्चा मेरा और मेरे पति का होता तो कितना अच्छा होता। महिमा हमारी जिंदगी में कभी आती ही नहीं। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और मैं फौरन ही कमरे के अंदर गई। जैसे ही मैं कमरे के अंदर गई तो मेरी जेठानी अपनी आंखों में आंसू लिए और अपने कान पर मोबाइल लगाए बैठी मुझे चौंक चौंक कर देख रही थी। घबराकर उन्होंने कॉल कट कर दी और मोबाइल एक तरफ को रख दिया था। मेरी जेठानी कहने लगी कि क्या हुआ है महिमा, तुम्हें कुछ काम था क्या? मैंने कहा काम नहीं था, आखिर आप मेरे बारे में क्या बात कर रही थी? मैं आपकी सारी बात सुन चुकी हूँ, जबकि मैं इससे पहले भी आपकी बातें सुन चुकी हूँ, मगर मुझे आपकी बातों का मतलब नहीं पता। मेरी जेठानी कहने लगी कि तुम क्या कह रही हो, मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। मैंने कहा आपको ज़्यादा भोली बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सच सच बताओ क्या बात है, वरना मैं मम्मी जी से आपकी शिकायत कर दूंगी। ज़रूर आप और मेरा पति मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी इतनी बात पर भी मेरी जेठानी मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। फिर जब मैं उनकी शिकायत करने के लिए कमरे से बाहर निकलने लगी तो जल्दी से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि अच्छा रुको, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जेठानी ने मुझे बताया कि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है महिमा, जबकि तुम एक भाग्यशाली लड़की निकली। भगवान ने तुम्हें माँ बनने की खुशी दी। दरअसल मैं तुम्हारे पति की पहली पत्नी हूँ। हम दोनों की शादी लव मैरिज हुई थी। मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती थी। मैंने अपने पति के साथ भागकर शादी की थी और शादी करने के बाद वो मुझे यहाँ ले आया था। मेरी सास ने मुझ पर बहुत ताने मारे थे कि मैं बिगड़ी हुई हूँ और उनके बेटे की ज़िंदगी में आ गई हूँ। तुमसे झूठ बोला गया है, मेरा कोई पति नहीं है जो दुबई में काम करता है। ये सारी बातें तुमसे झूठ कही गई हैं ताकि तुम्हें मेरी सच्चाई न पता चल जाए कि मैं तुम्हारी जेठानी नहीं बल्कि सौतन हूँ। दरअसल मेरी शादी को 5 साल गुजर गए थे। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था।
हम दोनों की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी क्योंकि मेरे सास ससुर ने हम दोनों पति पत्नी का जीना दुश्वार कर दिया था। मैं तो उनको पहले ही पसंद नहीं थी। शादी के 5 साल होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे अपने घर की बहू एक्सेप्ट नहीं किया था। उनका बिहेवियर मेरे साथ शुरू से ही बुरा है, लेकिन अब उन्हें मेरे अंदर ये भी कमी दिखाई दे गई थी कि मैं बांझ हूँ और बच्चा पैदा नहीं कर सकती। लेकिन मेरी सास का कहना था कि वो इस घर का चिराग देखना चाहती हैं। अब ये सब मेरे बस में नहीं था। मैं काफ़ी सारे डॉक्टर्स का इलाज कर चुकी थी और हर जगह से मुझे निराशा ही प्राप्त हुई थी। मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी करने के लिए कहती थी, जबकि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था। वो दूसरी शादी नहीं कर सकता था। मेरी सास ने कहा था कि अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना और दूसरी शादी नहीं की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी और इस जायदाद से भी बेदखल कर दूंगी। मेरे सास ससुर ने मेरे पति से साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि वो उनकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती करेंगे। मेरा पति घबरा गया था और फिर अपने सास ससुर की बातें मुझे भी ठीक लग रही थी। अगर मेरे सास ससुर ने हम दोनों को घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? मेरा पति जो पैसे कमाता था वो सब अपने माता पिता के हाथ पर लाकर रखता था। उसके पास अपनी कोई भी सेविंग्स नहीं थी और फिर इस महंगाई के दौर में हम नई गृहस्थी इतनी आसानी से शुरू नहीं कर सकते थे। मेरे माता पिता से भी मैं सारे संबंध खत्म कर चुकी हूँ क्योंकि मैं भागकर शादी करके यहाँ आई थी। मैंने अपने माँ बाप को दोबारा पलटकर कभी नहीं देखा। मैं जानती थी कि मैं अगर अपने माँ बाप के पास चली गई तो वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे घर से निकाल देंगे। बस यही सोचते हुए मैंने अपने पति से कहा था कि तुम अपने माता पिता की बात को मान लो और दूसरी शादी कर लो। मेरा पति कहता था कि तुम फिक्र मत करो, मैंने अगर दूसरी शादी कर भी ली तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। उस औरत से बच्चा हो जाने के बाद मैं तुम्हें कहीं दूर लेकर चला जाऊंगा। मेरे पति ने मेरी सास की शर्त मान ली थी, लेकिन उनसे कहा था कि मेरी पत्नी इस घर में रहेगी और फिर इन सब लोगों ने मिलकर सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए ये सारा प्लान बनाया था और इस तरह तुम्हें इस घर की बहू बना दिया गया। जब से मेरे पति की शादी तुम्हारे साथ हुई थी वो मुझे समय देना बिल्कुल भूल गया था, इसलिए मैं रोया करती थी। जब मैंने उसे शिकायत की तो उसने आधी रात को मुझसे मिलना शुरू कर दिया ताकि तुम्हें कोई बात ना पता चले। आधी रात को मेरा पति मुझसे मिलने के लिए आता है क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। वो भले ही तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता है, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा मैं ही रहूंगी। उस दिन भी मेरा पति मुझसे मिलने के लिए कमरे में आया था जब अचानक उसे याद आया कि वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया था और वो कमरे के अंदर लाना भूल गया। वो उसी को लाने के लिए जैसे ही बाहर निकला तो उसने बाहर तुम्हें खड़ा हुआ देखा, इसलिए उसने घबराहट में आकर तुम्हें झूठ बोल दिया था कि वो मेरे पति से कॉल पर बात करवाने आया था ताकि तुम हम दोनों को देखकर शक में न पड़ जाओ। जब से मुझे पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो इस घर में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है मेरे सास ससुर की नज़र में, जबकि मेरे पति को सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार है, इसलिए उसके लिए बच्चा इतनी बड़ी अहमियत नहीं रखता। वो बच्चा पैदा होने के बाद मेरी सास के हवाले कर देगा और कहता है कि वो मुझे लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा और फिर हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे नहीं जानते, क्योंकि मेरी सास ने इस बच्चे की खातिर मेरे साथ बहुत गलत किया। मेरा पति ये सब कुछ खामोशी से देखता रहता है। वो सब कुछ जानता है कि मेरे साथ मेरी सास का बर्ताव कैसा है और जिस दिन तुम इस घर में आई थी मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें बर्दाश्त किया है, क्योंकि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर अपनी आंखों के सामने सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी एक फ्रेंड है जिससे मैं फ़ोन पर बात करती रहती हूँ और उससे अपनी हर पर्सनल बात शेयर करती हूँ। तुमने मुझे उससे ही कई बार बात करते हुए देखा है। जब तुम अपने मायके चली गई थी तो मैं अपने पति के साथ अपने कमरे में जाया करती थी और उस दिन मेरा ही कुंडल वहां पर रह गया था, क्योंकि जिस कमरे में तुम रहती हो वो कमरा पहले मेरा हुआ करता था। मेरी सास ने मेरे सारे हक छीन कर तुम्हें दे दिए। आज भी मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी और उसको अपने सारे सुख दुख सुना रही थी। मगर मुझे माफ़ कर देना महिमा, मेरा पति मुझसे प्यार करता है, इसलिए उसे बच्चे की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने माता पिता की वजह से इस बच्चे को तुम्हारी कोख से जन्म दिलवाना चाहता है। वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ तुमसे प्यार करने का दिखावा करता है। उसकी ज़िंदगी में हमेशा मैं ही रहूँगी। बस मैं तुम्हें इस घर में अपनी जगह नहीं देख सकती थी, इसीलिए हमेशा उदास रहती थी। ये बच्चा पैदा हो जाने के बाद वो मुझे बहुत दूर ले जाएगा, मगर कहीं ना कहीं सबकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे इतने समय से ये सच्चाई छुपाई, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये सच्चाई बता देती तो तुम जानती हो कि मेरी सास मेरे पति और मुझे इस घर से निकाल देती। हम लोग भी शायद मतलबी हो गए थे। मेरी जेठानी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। आखिरकार इन लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला था।
मुझे तो लगता था कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हर लड़की को ऐसा ससुराल मिलना चाहिए, लेकिन ये सब के सब इतने चालाक लोग थे कि इन लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया था। मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझा था। मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं अपना बच्चा इन लोगों को नहीं दूंगी। मेरा पति जब रात को घर आया तो मैं सब लोगों के सामने उनकी सच्चाई खोल चुकी थी। मैंने फ़ोन करके अपने मायके वालों को भी बुला लिया था और इस तरह हमारे घर में अच्छी खासी मीटिंग हुई थी। काफ़ी लोग जमा थे और सारे ही लोग मेरे सास ससुर को बुरा कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने ही अपने बेटे को ये सब करने पर मजबूर किया था। मेरा पति तो बेचारा अपनी पहली पत्नी से ही प्यार करता था, लेकिन अपने माता पिता के कहने में आकर उसे मुझसे शादी करनी पड़ी और इतना झूठ बोलना पड़ा। मुझे अपने सास ससुर पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि क्या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दो प्यार करने वालों के बीच इस तरह से आ जाते हैं कि उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। मैं खुद अपने पति से डिवोर्स लेकर अपने मायके आ गई थी। मेरे साथ बहुत गलत हुआ था, मगर फिर जब मैं घर आई तो मुझे ख्याल आया कि ये बच्चा तो मेरे पति का ही है। मुझे उसका बच्चा उसे वापस कर देना चाहिए। हो सकता है कि मेरी शादी कहीं और हो जाए, मेरा बच्चा तो दूसरा भी हो जाएगा, लेकिन मेरी जेठानी सोनिया, वो तो बांझ है और बेचारी को बांझपन की वजह से ना जाने क्या क्या सहना पड़ा। इसलिए मैं अगले दिन अपने ससुराल गई और सोनिया से वादा किया था कि मैं ये बच्चा जन्म के बाद तुम्हें दे दूंगी। तुमने इस बच्चे के लिए काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों ने मजबूरी में मेरे साथ ये सब किया, मगर तुम लोगों से ये सब कुछ करवाया गया था। मेरा पति भी मुझसे माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था। इतने दिनों तक मैंने तुम्हें धोखे में रखा, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मेरे सास ससुर की तो सारे मोहल्ले वालों के बीच अच्छी खासी बेइज्जती हुई थी। मेरा पति कह रहा था कि वो कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी को लेकर दूसरे शहर नौकरी करने के लिए चला जाएगा और वो दोनों वहीं पर ही रहेंगे, क्योंकि उसके माता पिता ने कभी उसकी खुशी को एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसका कहना था कि जो मेरी पत्नी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। मेरे सास ससुर अपने बेटे को रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर मेरा पति कहता था कि आप लोगों ने मेरी सोनिया और महिमा के साथ ठीक नहीं किया। इस तरह मेरे सास ससुर को उनके जुर्म की सज़ा मिली थी कि उनका बेटा उनसे दूर हो गया था, लेकिन जाने से पहले मेरी डिलीवरी हो जाने के बाद वो अपना बेटा मुझसे ले गए। मैंने खुशी खुशी अपना बेटा उनकी गोद में डाल दिया था। सोनिया अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो रही थी, जबकि मैं भी इन लोगों के साथ अच्छा करने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रही थी और वो लोग दूसरे शहर चले गए। आज भी मैं अपनी पुरानी बीती हुई ज़िंदगी को याद करती हूँ तो मुझे उन दोनों की बहुत याद आती है और सोचती हूँ कि क्या ये सब कुछ जो हुआ इसमें मेरी कोई गलती थी। मैंने भी तो सेक्रीफाइस किया था, लेकिन फिर अपने दिमाग से इस बात को निकाल देती हूँ। इस बात को कई साल गुजर गए हैं, मगर मैंने आज तक शादी नहीं की, लेकिन मैं खुश होती हूँ कि मैंने किसी की सोनी गोद को भर दिया। भगवान कहीं का कहीं समझ लेता है। मेरी ज़िंदगी कुंवारी होने के बावजूद भी बहुत अच्छी गुजर रही है, क्योंकि मैं जॉब कर रही हूँ और भगवान की कृपा से किसी पर बोझ नहीं हूँ। अक्सर तलाकशुदा लड़कियों को बोझ समझा जाता है, मगर मैं बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझे कोई ऐसा हमसफ़र मिल जाए जो मेरा बहुत ख्याल रखे और ससुराल वाले बिल्कुल भी धोखेबाज ना हो, क्योंकि मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ। अब बार बार धोखा खाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।